दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग 21 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको पीडीएफ का लिंक भी दिया गया, तो जल्दी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ब्लॉग पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस स्टडी 91 आपको देता है करंट अफेयर का बुलेटिन, तो जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड किए उनको भी पता होगा, जो लोग वेबसाइट पे चाहेंगे उनको भी बुलेटिन अवेलेबल कराएगी। बुलेटिन से क्या होता है, अगर किसी वजह से आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल कम समय में करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। केवल 10 लाइन इंपॉर्टेंट है, 10 लाइन पढ़ा, जो आज दिन भर की खबरें थी, मतलब जो कल की खबरें थी, उन सभी खबरों के बारे में आपको पता चल गया, ताकि एग्जाम में कभी भी कहीं से भी प्रश्न बने ना तो आप तैयार रहो हमेशा लड़ने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर के वीडियो के साथ साथ आपको टेस्ट और पीडीएफ का भी ऑप्शन अवेलेबल कराया गया। जिन लोगों ने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं दोस्तों। जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सुनिए, समझिए और उत्तर दीजिए, आराम आराम से बताइएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चित शब्द ओसिरिस, क्या नाम दिया है, ओसिरिस रेक्स, क्या नाम है, ओसिरिस रेक्स, इसका संबंध है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अक्सर सिविल की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे फला शब्द का उत्तर क्या है, या यह शब्द किससे संबंधित है, या यह चर्चा में क्यों आया। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लिख रहा है कि दोस्तों ये नासा का मिशन है, इसरो का मिशन है, या इन दोनों से संबंधित है, एक ऐसा मिशन जो नासा और इसरो मिलके कर रहे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ओसिरिस रेक्स जो है वो संबंधित है किससे, याद रखिएगा नासा का यह मिशन है। क्या है, यह नासा का एक मिशन है। अच्छा, इस मिशन के में ऐसा क्या खास है भाई, चर्चा में आया क्यों? तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आज लॉन्च किया गया, ये 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये मिशन अभी चर्चा में बना। क्यों? क्योंकि अच्छा आप एक चीज जानते होंगे, जब कभी आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि 4 ऐसे ग्रह हैं जो प्राकृतिक ग्रह कहे जाते हैं, और बाहरी के जो 4 मतलब 4 जो प्राकृतिक होते हैं उनको चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो 4 बाहर साइड वाली ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, या जोवियन प्लेनेट का नाम दिया जाता है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर हम सूर्य की बात करें, ठीक है, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, और शुक्र के बाद पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के बाद मंगल हो गया। इस मंगल के बाद, ठीक है, उसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों, तो नंबर आता है बृहस्पति का, नंबर आता है शनि का, नंबर आता है अरुण वरुण और यम का। तो दोस्तों यहां पर मंगल के बाद दोस्तों क्षुद्र ग्रहों की कुछ पेटी पाई जाती। क्षुद्र ग्रह मतलब जो ग्रह नहीं है लेकिन छोटे छोटे क्षुद्र पिंड होते हैं, जो एक जो है पट्टी पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उसी में से एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है बेन्नु, क्या नाम है, बेन्नु। ठीक है, उस बेन्नु पर जो है नासा अपना एक मिशन दे रहा है कि वो बेन्नु पर क्या करेगा, एक सैटेलाइट जाएगा यहां से, और उस बेन्नु की धरातल पर उतरेगा, वहां से कुछ नमूनों को कलेक्ट करेगा, और वापस सैटेलाइट इस पृथ्वी तक आएगा। क्या बात करें सर, मजाक करें या सही बता रहे हैं? हाँ, ये जाएगा और वापस पृथ्वी तक भी आएगा। तो याद रखेगा दोस्तों, ओसिरिस रेक्स जो है ये नासा के एक मिशन से संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है, और यह क्षुद्र ग्रह से प्राचीन अनछुए नमूनों को इकट्ठा करके उन्हें पृथ्वी तक लाने वाला है। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। और इस तरह का प्रोजेक्ट जो है ये अमेरिका के लिए जो नासा स्टार्ट किया हुआ, ये अपने आप में एक पहला प्रोजेक्ट है जो इतने दूर जाकर के किसी अनछुए नमूनों को क्या करेगा, अपने साथ लेकर पृथ्वी तक वापस आएगा। ठीक है, अच्छा बेन्नु क्या है दोस्तों, कह रहा है क्षुद्र ग्रह बेन्नु के बारे में जान लीजिए। कह रहा है अंतरिक्ष यान जो है ये 63,000 मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे क्षुद्र ग्रह की सतह को छूने का प्रयास करेगा। बेन्नु जो कि एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम 1999 RQ36 के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्या कर रहा है, चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर अभी चर्चा में आया था ओसिरिस रेक्स, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बताइए, हाल ही में किसे टीएस एलियट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर पहले यह बता दो ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्यों है, या ये प्रश्न हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों प्रश्न इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहां पर जिस महिला का चित्र दिख रहे हैं ये महिला भारतीय मूल की है, और जब किसी भारतीय मूल की महिला का नाम कहीं जुड़ता है तो वह प्रश्न ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार दोस्तों महिला सशक्तिकरण की तरफ काम कर रही है। ठीक है, और खास करके जहां पर भी
महिलाएं हैं कुछ अच्छा कर रही हैं, ठीक है, वहां पर आप उनको याद रखेगा, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, कई लोग पूछते भी हैं सर महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन सर मिलेंगे कहां पर? अरे कहीं बाहर मत जाओ मेरे भाई, आप स्टडी 91 पर आ जाओ और वहां पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिया गया होगा। करंट अफेयर के सेक्शन में टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, उस टॉपिक में जाके सिलेक्ट करिए वोमेन इन न्यूज। क्या? वोमेन इन न्यूज मतलब ऐसी महिलाएं जो हाल फिलहाल समाचारों में चर्चा में रही हैं। तो ये भी एक महिला जो चर्चा में रही है, इनका नाम है भानु कपिल। नाम से आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, लेकिन नाम है भानु कपिल। तो याद रखेगा इनको टीएस एलियट पुरस्कार दिया गया। और ये जो टीएस एलियट पुरस्कार है ना, ये स्पेशली जो छंद, जैसे हम लोग हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं तो छंद पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी तरह हिंदी में छंद और इंग्लिश में फ्रेज होता है, तो जो सबसे बेहतरीन फ्रेज होता है या जो बनाया होता है ऐसे लोगों को चूज करके दिया जाता है, ठीक है। तो भानु एलियट पुरस्कार आप याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखें दोस्तों, हाउ टू वॉश ए हार्ट, इस किताब का नाम था, ठीक है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है, टीएस एलियट। यह किताब एक अप्रवासी अतिथि और एक नागरिक होस्ट के बीच एक रिश्ते के बारे में बताती है, ठीक है। तो इनका नाम फिलहाल आप याद रखेगा, वो इंपॉर्टेंट है। टीएस एलियट जो पुरस्कार था, इसकी शुरुआत 1993 में किया गया था, ठीक है। और याद रखेगा टीएस एलियट जो है ये ब्रिटेन की एक जो है सोसाइटी है, जिसके हेड थे, संस्थापक थे टीएस एलियट, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। हाल ही में चर्चित शब्द स्किक्स, क्या नाम है? स्किक, ठीक है, स्किक संबंधित है। ये स्किक क्या होता है? तो आप दोस्तों यहां पर एक जीव देख रहे होंगे, ये कुछ छिपकली के जैसी है, बट इसको प्योर छिपकली आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि छिपकली की जो पूंछ होती है वो उसके शरीर से अलग भी होती है, लेकिन यह एक छिपकली के जैसा ही मान सकते हो, छिपकली की प्रजाति के अंतर्गत ही आती है। अंतर यह है कि इसकी पूरी शरीर एकदम प्लेन होती है, एकदम प्लेन होती है, ठीक है। तो लिख रहा है कि छोटे या अनुपस्थित अंगों के साथ चिकने शरीर वाली ये छिपकली है, स्किक जिसका नाम है। करा विश्व भर में स्किक्स की 1602 प्रजातियां पाई जाती, जिनमें से 4% से कम प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अगला लिख रहा है कि भारत में स्किक्स की 82 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 57% ही क्या है? स्थानिक है। मतलब इसका जो 82 पाई जाती है उसका 57% क्या है? तो दिख रहा है दोस्तों कि केवल 33 प्रजातियां जो स्थानिक है। तो एक बार दोस्तों यहां पे बोल रहा है 4%, ठीक है, 4% निकाल लीजिए, 16 चौक 64 आ जाएगा। अगर आप यार 1602 का अगर आप 4% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 16 चौक का 64। अरे 4 ऐसे क्यों निकाल रहे हो, ठीक है, ऐसे कर लो ना, 1602 गुणे 4% ना, ये 0 हो गया, अब डबल 0 हो गया, पॉइंट लगा दो, 16.02 गुणे 4 कर लो, 4 दूना के 8, 4 0 0, 4 चौका 16, 6 चौका 24, ठीक है, 6 चौका 24, हाँ ठीक है, 24 को 4 2, 4 एक कम 4 2 6, ठीक है। तो ये 64 समथिंग आ गया, यानी पर यहां पर जो आंकड़ा आना चाहिए वो 62 से 64 के बीच में आना चाहिए, ये 82 लिख करके गड़बड़ दे रहा है, ठीक है। अगर आप इस पंक्ति को सही समझो तो तीसरा वाला पंक्ति अपने आप गलत हो जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, स्किक जिसका नाम है, यह छिपकली से संबंधित एक प्रजाति है। पूरे दुनिया में लगभग 1600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में केवल 4% प्रजातियां ही पाई जाती हैं। वो 4% लगभग कितना है? तो लगभग 62 यानी 60 के आसपास प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से 33 प्रजातियां यानी उसकी लगभग आधी स्थानिक मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, अभी चर्चा में आया था। हाल ही में पहली बार भारत में हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई? आपको पता है अभी तक भारत में हींग की खेती नहीं होती थी। भारत हींग का आयात करता था अफगानिस्तान से, ईरान इराक से, या फिर आपका उज्बेकिस्तान जो देश है, ठीक है, वहां से क्या करता था? मंगाता था, हींग का आयात करता था। लेकिन अब भारत जो है खेती भी करने जा रहा है, ठीक है, इसमें ईरान की सहयोग भी लिया गया है। तो हींग की खेती भारत करने जा रहा है, लेकिन कहां पर? कर बिहार में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर जम्मू कश्मीर में, कहां पर हींग की खेती की जाएगी? तो याद रखिए दोस्तों, हींग जो है यह आप कह सकते हो कि जो कोल्ड डेजर्ट होता है, यह उसका पौधा है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में उगने वाला पौधा है। कोल्ड डेजर्ट मतलब जहां पर बर्फ होगा। तो अब देखिए, बिहार में बर्फ तो हो नहीं सकता, यह कट जाएगा। उत्तराखंड में ठंडा मौसम जरूर मिलेगा, बर्फ नहीं मिलेगा। बचता हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति वाला एरिया है, वहां पर जो है इसकी खेती जो है शुरू कराई जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, देख रहा
है कि हींग की खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में शुरू की गई। वर्तमान में हींग का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है, ठीक है। और हींग जो है ये अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता था, लेकिन अब जो है इसको उगाया जाएगा। हींग एक 12 मासी पौधा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। आपको लग रहा है कि स्टडी 91 आपके लिए बेहतर काम कर रहा है? अगर बेहतर काम कर रहा है तो दोस्तों अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक है। अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु चैनल से जुड़े और अच्छे से स्टडी कर पाए। देखिए, करंट अफेयर सिर्फ पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। करंट अफेयर पढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छे प्रश्न भी मिलने चाहिए, अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का पीडीएफ मिलना चाहिए, साथ में टेस्ट मिलना चाहिए, वन लाइनर बुलेटिन मिलना चाहिए और डे बाय डे चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ यहां पर टेस्ट भी दो तरीके से दिया जाता है। एक टेस्ट होता है जिसमें टाइम होता है, दूसरा प्रैक्टिस होता है। अगर आप प्रैक्टिस चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन से या तो वेबसाइट से, दोनों जगह चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। चलिए बताइए, कैशलेस खाद्यान्न वितरण सेवा प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? वो पहला राज्य कौन सा है जो कैशलेस खाद्यान्न वितरण सेवा जो है स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि खाद्यान्न वितरण जो होता था उसमें कुछ ना कुछ कैश की बात आती थी, लेकिन कैशलेस खाद्यान्न वितरण करने जा रहा है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात, ठीक है। ये अपने सभी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जगह पर ऐसे लगभग 1200 स्थान चूज किए हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारी दुकानें वहां पर हैं, लगभग 17,500 के आसपास दुकानें हैं जहां पर इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो गुजरात ने इसको स्टार्ट किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन है। लिख रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। वर्तमान में विश्व में लगभग 29 मिलियन महिलाएं आधुनिक दास्ता की शिकार मानी गई। अच्छा, दास्ता माने जानते हैं? वैसे दास प्रथा का अंत तो हो चुका है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था। कब किया था? तो 1842 में किया था। यही नाम था ना, एलन बरो नाम था, 1842। आप पढ़िए, मैं तो पढ़ चुका हूं, ठीक है। पढ़ना लिखना आपको स्टडी 91 पर सभी विषय डिटेल से पढ़ाए गए। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, जाइए निःशुल्क अपनी तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ मुफ्त में है, इससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है कहीं पर। तो कह रहा है कि 29 मिलियन महिलाएं आधुनिक दास्ता का शिकार आज भी हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है कि आधुनिक दास्ता का आशय किसी व्यक्ति की, अच्छा आप लोग सोचते होंगे दास्ता माने क्या होता है? दास्ता माने सिर्फ नौकरी नहीं। देखिए, दास्ता का अर्थ क्या है, ऐसा डिस्क्राइब किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। कह रहा है दास्ता का आशय किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से हटाने की उस प्रक्रिया से है जहां एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जाता है। कैसे भी करके अगर किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण कोई व्यक्ति करता अपने लाभ के लिए, तो उसका क्या कहलाता है? उसको दास्ता के अर्थ में लिया जाता है। कह रहा है वाक फ्री और संयुक्त राष्ट्र के एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड, ठीक है, एवरी वुमेन, ठीक है, एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड द्वारा आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों, ये जो कथन दिए जा रहे हैं, तीनों कथन ये अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर सभी कथन क्या है? सही है। अच्छा, इसके बारे में कुछ डेटा मैं और भी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आया तो इसमें कहा गया कि पूरे दुनिया में 130 में से एक महिला क्या है? आधुनिक दास्ता की शिकार है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस प्रकार देखा जाए तो विश्व में लगभग 29 मिलियन महिलाएं ये दास्ता की शिकार मानी गई। आधुनिक दास्ता का आशय किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की को व्यवस्थित रूप से हटाने की उस प्रक्रिया से है जहां एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखेगा। इसके अलावा एक तथ्य और भी दे रहा है यहां पर, करा भारत की स्थिति की बात करें तो करा इस रिपोर्ट में कुछ हिस्सों में प्रचलित देवदासी प्रथा, भारत में कई जगह पर देवदासी प्रथा चल रही है, वो एक चिंता का विषय है। और आप देखते होंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि इस प्रथा में जो 98% लड़कियां शामिल हैं वो लड़कियां होती हैं, और वो घरेलू हिंसा, और लगभग 92% लड़कियां जो हैं वो बाल मजदूरी करने के लिए जो है यहां पर बधुआ मजदूरों की तरह काम करें। इसके अलावा जो असम के चाय के बागान है या बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां पर कोयले वगैरह की खाने हैं, वहां पर बधुआ मजदूरों का भी पता चला है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों एक मूवी आई थी, ठीक है, केजीएफ आपने देखा होगा, ठीक है, वहां पर बधुआ मजदूरी आपको देखने के लिए मिला होगा। तो ठीक वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है, ठीक है। हालांकि भारत सरकार समय समय पर इसके लिए कार्य कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रही है, जो भी अभियान है इस तरह के, वो काफी सपोर्टिव रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो IWF में नियुक्त किए गए कौन, वो आपको बताना है। डॉक्टर माइकल ईरानी, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी या प्रकाश झा, ठीक है। तो ये भारतीय मूल के हैं नहीं, ठीक है, याद रखेगा माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को दोस्तों भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखेगा माइकल ईरानी, इनका नाम है माइकल ईरानी, इनको याद रखेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए भारोत्तोलन यानी आपको भार उठाना हो, कुछ ज्यादा भार उठाना हो, जब आप नहीं उठा पाएंगे तो आप कहेंगे माई कल आएंगे, ठीक है, आज मत उठवाइए, माई कल आएंगे, ठीक है। तो माइकल से माई याद रखेगा, ये थोड़ा सा आप टोन याद रखेंगे तो हो सकता है परीक्षा में आपको चीजें याद आ जाए। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, थॉमस अजान थे, उन्हीं के इस्तीफे के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास में 2020 में जो हो रहा है मालाबार अभ्यास, इसका हिस्सेदार होगा, ठीक है। कौन कौन इसमें हिस्सा लेने वाला। मालाबार अभ्यास बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यास है, ठीक है, और इसमें जो हिस्सा लेने वाला है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ जापान भी इसमें हिस्सा लेने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये तीनों, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये तीनों मिल करके इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, नवंबर में यह आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया। भाई 200 मैच, गजब का रिकॉर्ड है। अच्छा, इनके ठीक पीछे एक और व्यक्ति है जिन्होंने 197 मैच खेला है। वैसे 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी जो है दोस्तों ये चेन्नई सुपर किंग्स यानी जो है, ठीक है, इसकी तरफ से खेलते हैं, सीएसके की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ये खेलते हैं और 200 मैच अब तक ये आईपीएल का खेल चुके हैं। वहीं अगर 197 मैच की बात करें तो आपने रोहित शर्मा का नाम सुना होगा जिन्होंने कुल 197 मैच जो है ये आईपीएल में खेल चुके हैं। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड है वो किसके पास है दोस्तों, तो याद रखिए 200 आईपीएल खेलने का रिकॉर्ड वो किसके पास है, कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के पास है, ठीक है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से खेलते हैं। और रोहित शर्मा जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं वो 197 मैच अब तक खेल चुके हैं। अच्छा, 3 बार दोस्तों ये अगर मैं धोनी जी की बात करूं तो 3 बार चैंपियन और 8 बार फाइनल तक इन्होंने चेन्नई सुपर किंग को पहुंचाया है। तो आपके लिए सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लिख रहा है राष्ट्रीय एकजुटता दिवस या फिर विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है। अब दोस्तों सांख्यिकी दिवस को लेकर के आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये तो यार 29 जून को मनाया जाता है और इसी दिन क्या है, महालनोबिस का नाम सुना होगा, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, याद रखिएगा महालनोबिस, ठीक है। इनके समय में सबसे पहली बार क्या किया गया था, भारत में जो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना भी की गई थी। उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 जून को क्या मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वो सांख्यिकी दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ही होता है। यहां पर विश्व सांख्यिकी दिवस की बात कर रहा है तो याद रखेगा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। हर साल 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकजुटता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेगा, विश्व या अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। इस प्रकार से आज आपके 10 प्रश्न यहां पर कंप्लीट होते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना वो या तो वेबसाइट, एप्लीकेशन या पीडीएफ के माध्यम से चीजों को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट देना मत भूलिए। देखिए आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई, इससे ज्यादा चीजें करंट अफेयर में आपको अवेलेबल कोई नहीं करा सकता। अगर आप जुड़ते हैं हमारे चैनल से तो आपको सारी चीजें मिल पाएंगी, ठीक है। तो आइए, करंट अफेयर का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबसे बेहतर तैयारी करने का मौका मिलता है। इसके अलावा स्टडी 91 पर सभी विषय की डिटेल क्लासेस भी दी जा रही हैं, तो आप साथ में जुड़ करके सभी विषय की डिटेल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।